हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के लिए। ठीक है, जो कि आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो आपका अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के लिए फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, जो कि फिल हो चुके हैं पहले ही। ठीक, और चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर जो भी साइंस आएगी आपकी, वो कंप्लीट मैं यहाँ पे कराऊंगा आपकी, बिल्कुल मीनिंग। और जो लैंग्वेज रहेगी आपकी, बाई लैंग्वेज रहेगी क्लासेस आपका, इंग्लिश एंड प्लस हिंदी दोनों के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। देन उसके बाद आप, जैसे सपोज कि आज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल, जिसको आप कहते हो धातु और अधातु। इसके बाद आप इस टॉपिक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लेट वी स्टार्ट। मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है, देखिए सबसे पहले। ठीक है, अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट आज की डेट में टोटल 118 एलिमेंट है, जो कि डिस्कवर है। 18 एलिमेंट्स है। एलिमेंट जिसको आप हिंदी के अंदर तत्व बोलते हो। ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ तो मेटल है, कुछ क्या है मेटल है, कुछ क्या है नॉन मेटल है, और कुछ क्या आपकी मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो धातु, ये अधातु, और इसको आप बोलते हो उपधातु। ठीक है, धातु है, धातु और उपधातु। ठीक है, अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है हमारे पास मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, उपधातु के बारे में हमें नहीं पढ़ना। उपधातु ज्यादा नहीं है, 6 से 7 ही उपधातु है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बट मेनली हमें जो टॉपिक करना है वो करना हमें धातु और अधातु। कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम होता है, इस टॉपिक में से आपके पास कंफर्म 2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे करते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कि फिजिकल में इनको कैसे अलग किया जाता है, मेटल और नॉन मेटल होते क्या क्या सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज एक ही में करा रहा हूं, ये या मेटल और या नॉन मेटल। ठीक है, मीनिंग ये धातु और ये आपकी अधातु। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो मेटल्स है ना, मेटल टोटल अप्रोक्सीमेट हमारी 91 92 इतने अप्रोक्सीमेट अभी तक हमें मेटल्स का पता है। नॉन मेटल है वो हमारे अप्रोक्सीमेट 18 टू 20 अप्रोक्सीमेट, इतनी हमें नॉन मेटल वो पता है यहाँ पे। ठीक है, तो धातु होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है धातु, हमेशा आपको क्या मिलेगी, सॉलिड मिलेगी, जिसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर ठोस अवस्था में पाई जाती है धातु। ठीक है, जबकि जो अधातु होती है वे मोस्टली आपको गैसियस स्टेट में मिलती है, गैसियस स्टेट में मिलेगी। ठीक है, या फिर ब्रिटल मिलेगी। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, ब्रिटल को बोलते हैं भंगूर। ब्रिटल होती है भंगूर, मीनिंग जिसके ऊपर यदि आप ज्यादा दबाव लगाते हो तो टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं आप, ब्रिटल बोलते हो। मैंने देखो यहाँ पे आपको बोला है कि मोस्टली, मैंने आपको बोला है कि जो मेटल है वो क्या होती है, आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है, ठोस अवस्था में मिलती है। जबकि जो अधातुएं हैं वो आपको गैसियस स्टेट में मिलती है या फिर ब्रिटल में मिलती है। मोस्टली आपको मिलती है गैसियस स्टेट के अंदर। अब क्वेश्चन यहां से ऐसे कभी नहीं, क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जाएगा कि भाई लिक्विड स्टेट में क्या है, मीनिंग जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, क्वेश्चन आपसे हमेशा वही से पूछा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि सॉलिड, सभी धातुएं क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस अवस्था में होती है। बट एक पारा धातु है, ये किस में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है पारा, जिसको आप मरकरी बोलते हो इंग्लिश के अंदर। पारा क्या बोलते हो आप, मरकरी बोलते हो। ठीक है, तो डॉक्टर जो यूज कर रहा है थर्मोमीटर, उसके अंदर पारा होता है, और जैसे टेम्परेचर अप होगा तो पारा भी क्या होगा आपका, अप होगा वो। ठीक है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि आपको लिक्विड अवस्था में मिलती है, आपको द्रव अवस्था के अंदर मिलती है। ठीक है, मैंने आपको याद कि गैसियस अवस्था में होती है और ब्रिटल होती है। बट ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था के अंदर मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि आपको द्रव अवस्था के अंदर मिलती है। ठीक है, और एक काम है ना सॉलिड।
ठीक है, ब्रिटल तो हो गया अलग। अब सॉलिड है, जो डायमंड है ना, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, जो कि आपको किस अवस्था में मिलता है, ये सॉलिड अवस्था में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड नॉन मेटल कैसे हुआ। जैसे कार्बन है, कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स को बोलते हैं आप अपर रूप, मीनिंग दो एक से ज्यादा अधिक रूपों का अंदर बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका अपर रूप। एक होता है ग्रेफाइट, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, तो ग्रेफाइट और तो डायमंड, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस आता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी मेटल बताइए जो कि लिक्विड में पाई जाती है, द्रवावस्था में पाई जाती है, तो वो क्या होगी आपके पास, पारा होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी अधातु बताइए जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है, तो क्या होगी आपके पास, ब्रोमीन होगी। यदि मैं बोलूं कि ऐसी कोई अधातु बताइए जो कि आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या होगा, आपका डायमंड होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। ये कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप बोल देते हो धात्विक विद्युत की, विद्युत की सुचालक होती है, क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक का मीनिंग क्या होता है, जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते, उसको क्या कहते हो आप, सुचालक बोलते हो, ठीक है, जिसके लिए आप सुचालक बोल रहे हो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होती है, नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ, नॉट गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल केस आता है। तो एक्सेप्शनल केस क्या होगा कि इसमें मैंने ये कह दिया आपको कि कोई भी ये धातु है ना, वो विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती है, बट इसमें से एक ऐसी धातु है जो क्या आती है आपकी ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है ना, वो क्या होती है आपकी विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तो ये ध्यान रखना, विद्युत की अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है आपके पास, धातु होती है ग्रेफाइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल में, तो क्या होगी आपकी सिल्वर, जिसको आप चांदी बोलते हो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी आती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मोस्टली गुड कंडक्टर, ठीक है। चलते हैं अभी थर्ड पॉइंट में। दूसरा, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, मीनिंग धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, जबकि क्या है, धातुएं नहीं करती है, ठीक है। जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, इनकी सतह चमकीली होती है, कैसी सतह होती है, इनकी चमकीली होती है, ठीक है। इसको आप लस्टर, एक वर्ड होता है लस्टर, और इसमें होता है सोनर, लस्टर, लस्टर का मीनिंग क्या होता है, शाइनिंग होता है, जिसको आप शाइनिंग सरफेस बोलते हो, ठीक है। कई कई बार यदि आपको लस्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि चमकीलापन नहीं होता है। और साउंड प्रोड्यूस करते हैं सोनर, सोनर्स बोलते हैं, SONORUS, सोनर्स बोलते हैं। चमकीली होती है, जबकि ये चमकीली नहीं होती है, ये चमकीली नहीं होती, ठीक है, नोट नोट लस्टर, ठीक है। बट एक्सेप्शनल केस है आयोडीन, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर शाइनिंग होती है, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक होती है, ठीक है। फिर आती है फिफ्थ नंबर की मेलाबिलिटी, 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 मेलाबिलिटी का मीनिंग क्या था, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी मेटल है, यदि आप उसको पीट पीट कर उसकी पतली चादर के अंदर, पतली थिन शीट्स के अंदर आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो उसके इस गुण धर्म को, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो आप, मेलाबिलिटी, मीनिंग आघात वर्ध्यता कहते हो। जबकि धातुओं के अंदर, नॉन मेटल के अंदर ये मेलाबिलिटी नहीं होती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इसका मीनिंग क्या होता है, तन्यता, इसका मीनिंग क्या होता है, तन्यता, मीनिंग कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिसकी आप लंबी वायर खींच सकते हो, जिसको आप पीट पीट कर उनके वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो। यदि आप थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आप इससे गुणधर्म को कहोगे आघात वर्ध्यता। यदि आप उनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आप उसको कहोगे डक्टिलिटी या फिर
नोट में डक्टिलिटी मीनिंग तन्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है, मैंने आपको कहा था कि ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कितनी सभी क्या आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी का ऊपर डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको कि धातुएं जो धातुएं होती है उनकी स्टेट कैसी होती है, वो ठोस होती है कैसी होती है, वे ध्वनि उत्पन्न करती है, मेलाबिलिटी होती है। अच्छा, यदि अब डक्टाइलों के बारे में पूछ ले तो अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेट आप 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हो इससे। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि तो अप्रोक्सीमेट लगभग सब ये हो गए कि भाई दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिनको आप चाकू से काट सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं होती हैं, और एक लिथियम भी है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, कई बार लिथियम का पूछ लेते हैं, और लिथियम का बाकी बहुत रेयर चांस से पूछना आपसे। इन दोनों का जरूर याद रखना आप, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं जिनको आप चाकू से काट सकते हो, कट विद नाइफ, कट विद नाइफ। ठीक है, इनको आप दोनों धातुओं को आप चाकू से काट सकते हो। अच्छा, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वहां पे अभी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे इससे बाहर कभी भी, अच्छा एक और रहेगा। अब देखो, जब कोई भी चीज सॉलिड है तो इसका मीनिंग उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इसका हाई रहेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, जबकि इनका क्या रहता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट एक्सेप्शनल केस क्या होता है, अब मैंने आपको कह दिया कि जो गलनांक और कवंथनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका कवंथनांक। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल के अंदर हाई रहता है। छोड़ के केवल गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या होता है आपका लो होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इनका लो रहेगा, क्योंकि यदि आप इनको अपनी हथेली में रखोगे ना तो भी क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगी। इनका इतना कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका कवंथनांक और गलनांक काफी कम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है फिजिकल प्रॉपर्टी के। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी एग्जाम के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर से नहीं मिलेगा। अभी आपको कराता हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको आप बोलते हो रासायनिक गुणधर्म, जो धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो धातु के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले आती है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यदि कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। आप ध्यान में रखना। ठीक है, आपसे एग्जाम में कोई भी रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा यदि कोई भी मेटल है यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बनता है मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ये वो ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मीनिंग अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो ऑक्साइड्स, मैं बात कर रहा हूं ऑक्साइड की, अभिक्रिया करती है, उसको क्या बोलते हो आप, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। और इसका एग्जांपल होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दो इसके एग्जांपल होते हैं। आपको कहीं पे भी यदि उभयधर्मी ऑक्साइड का कहीं पे मिले तो आप इनको बेशक आप इनको चूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जिसको आप उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, यदि कोई भी वाटर के साथ रिएक्शन कर दी है तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाएगी। यदि कोई भी मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करती है, पहले तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, देन ऑक्साइड है उसके बाद हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैसेस के अंदर से रिमूव होती है, ध्यान रखना। अच्छा, सोडियम और जो पोटेशियम है ये मेनली नॉर्मल वाटर के साथ नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करती है। ठीक है, आप इनको जैसे ही वाटर के संपर्क में, पानी के संपर्क में आप इनको लेके जाओगे ना तो ये तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताई थी, पोटेशियम और सोडियम
ये काफी विग्रेसली, विग्रेसली का मीनिंग होता है बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। K4 सोडियम होता है Na4 सॉरी K4 पोटेशियम एंड Na4 सोडियम, ठीक है, ये दोनों के सैंपल होते हैं। ये इतनी जल्दी रिएक्शन करती है कि ये तुरंत आग पकड़ लेती है। जैसे आप इनको ऑक्सीजन के संपर्क में लेके जाओगे ये तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसलिए इनको आप क्या करते हो, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हो, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हो आप इनको, जिसको आप मिट्टी का तेल ही बोलते हो, केरोसिन ऑयल के अंदर आप इनको डुबो के रखते हो। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो मेटल्स है, कौन कौन सी ऐसी है, सोडियम और पोटेशियम है, जिनको आप केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हो, ठीक है। अब उसके बाद वाटर के साथ भी रिएक्शन यही करती है मेनली, कुछ और भी मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसी हैं, दो चार मेटल जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है। वो कौन कौन सी आपकी गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है, वो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम है। दोनों किसके साथ रिएक्शन करती है, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है। अच्छा, एल्यूमिनियम और आयरन, ये एल्यूमिनियम है और ये आयरन है। Fe4 क्या था, आयरन, Al4 क्या था, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये जो दो ऐसी मेटल है दोनों, ये भाप के साथ रिएक्शन करती है, स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। ये ना तो ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ, ये किसके साथ रिएक्शन करती है, भाप के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विद एसिड, यदि कोई भी मेटल है यदि एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा क्या बनाएगी, साल्ट, जिसको आप बोलते हो लवण, और हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर से निकलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से निकलेगी केवल एक एसिड को छोड़ के, केवल एक अम्ल को छोड़ के, किसको, HNO3 को, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। एक नाइट्रिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो कि किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन नहीं बनने देता। वो क्या करता है, इसको वाटर के अंदर, पानी के अंदर बदल देगा। क्यों बदलता है, क्योंकि HNO3 क्या होता है, जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको आप हिंदी के अंदर ऑक्सीकारक बोलते हो। क्या ही, ऑक्सीकारक। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये खुद तो रिड्यूस होगा बट दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीजन, उसको बोल दे भाई तू ऑक्सीजन ले जा, तो अपने पास रखे इस ऑक्सीजन का, मुझे जरूरत नहीं इस ऑक्सीजन की। तो ये हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन दे देगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है। मैंने आपको कहा था कि साइंस में हमेशा जो एक्सेप्शनल केस है ना, वे मोस्टली क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ही ऐसी मेटल है जो कि जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगी, नहीं है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगी, तो ये हाइड्रोजन बनता है बाई प्रोडक्ट में। इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, केवल दो ही ऐसी मेटल है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आप अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी बोलते हो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, फिर उससे कम कौन सी, फिर उससे कम कौन सी है। एक बार HCS एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कि मध्य क्रम में स्थित धातु कौन सी है, या फिर अपर जो ऊपर वाला लेवल है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, और सबसे कम कौन सी, और फ्री स्टेट के अंदर कौन सी धातु पर, जिसको बोलते हैं आप प्रकृति में स्वतंत्रता अवस्था में कौन सी धातु पर। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था के अंदर ये सोना और चांदी, जिसको आप कॉपर और गोल्ड बोलते हो, और जो ये कॉपर और जो गोल्ड है, कई बार क्या होता है चांदी और जो कॉपर है ये भी कंबाइंड अवस्था में मिलती है। बट यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी होंगी आपकी, तो सोना, चांदी है और कॉपर है, जिसको आप बोलते हो तांबा। ये सारी क्या आपकी स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति के अंदर पाई जाती है। इनके खाली आप ऑक्साइड्स को हीट करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। मरकरी भी है, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर जो आती है धातु, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम, या स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। ये 5 ऐसी धातु हैं जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है, और सक्रियता श्रेणी जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इनको आप बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, विद्युतीय प्रोसेस है, विद्युत अपघटनी प्रोसेस बोलते हो आप इसको हिंदी के अंदर। इस प्रोसेस के द्वारा आप इन धातुओं को प्राप्त कर सकते हो। सोडियम, शुद्ध धातु इनकी प्राप्त कर सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अच्छा, धातु बनाते किससे हम, इनके जो अयस्क होते हैं,
जिसको आप इंग्लिश के अंदर ओर्स बोलते हो और हिंदी के अंदर आप इसको अयस्क बोलते हो। जो खनिज लवण होते हैं ना, जो खनिज होता है उससे हमें क्या मिलता है, अयस्क। और जो अयस्क होता है ना, उसका जो शुद्धिकरण करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और जो अयस्क में जो अशुद्धियां बच जाती है उसको बोलते हैं आप गैंग। क्या बोलते हो, गैंग बोलते हो। और इंग्लिश के अंदर आप इसको मड भी बोल देते हो, ठीक है। बाकी लगभग इंग्लिश के अंदर वर्ड गैंग ही होता है, गैंग ही बोलते हैं इसको, गैंग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना, कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेगा था कि एनोड पे आप इम्प्योर मेटल रखते हो या प्योर मेटल रखते हो। तो ध्यान रखना, एनोड पे हम दो स्ट्रिप होती है हमारे पास इस तरीके से, ये एनोड और एक कैथोड वाली स्ट्रिप होती है। तो एनोड पे हम इम्प्योर मेटल रखेंगे, मीनिंग जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु है उसको रखेंगे हम एनोड पे। और कैथोड पे कौन सी धातु मिलेंगी आपको, जो शुद्ध धातु है आपको कैथोड पे मिलेगी। ध्यान रखना इस चीज का, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको वही वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो एचसीएस के अंदर एक बार एक एग्जाम पूछा गया था कि जो निम्न में से मध्य में स्थित धातुएं कौन कौन सी है, मध्य। तो जो मध्य में स्थित धातु हमारी जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, कॉपर और मरकरी, ये मध्य में स्थित धातु है हमारी, ठीक है। कई जगह एल्यूमिनियम को मान लिया जाता है, एल्यूमिनियम को, बट मोस्टली हम ज्यादा ही अभिक्रियाशील मानते हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी ये आपकी मध्य क्रम में स्थित धातुएं होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। अब इन धातुओं का जो निष्कर्षण है वो क्या जाता है दो चीजों से, एक तो रोस्टिंग से और एक कैल्सिनेशन से। रोस्टिंग होती है आपकी भर्जन और कैल्शिंग होती है निस्तापन। निस्तापन निस्तापन इसको हिंदी, इसके अंदर क्या होते हैं आपके जो अयस्क होते हैं ना, उनके साथ सल्फाइड ओर्स होते हैं। सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर्स होते हैं, इनको पहले आप ऑक्साइड में बदलते हो, देन उसके बाद आप किसके अंदर बदलते हैं इनको, जो इसका प्योर मेटल उसके अंदर बदलते हैं। निस्तापन के अंदर कार्बोनेट ओर्स होते हैं, ध्यान रखना, इसके साथ कार्बोनेट्स गैस के मिलेंगे, इसके साथ आपको सल्फाइड गैस के मिलेंगे। इन दोनों को गर्म किया जाता है, ठीक है, वो ऑक्साइड में बदल के फिर आपको प्योर मेटल मिलती है। तो ध्यान रखना, जो मध्य में स्थित धातु हमारी कौन कौन सी है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है और मरकुरी है। और जो हाई है हमारी, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये और इनका प्रोसेस किसके थ्रू होता है, विद्युत अपघटनी के द्वारा आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हो। और इनका कैसे होता है, जो मध्यम स्थित धातु हैं इनका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जिसको बोलते हैं भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या होता है, जिसके अंदर सल्फाइड के अयस्क होते हैं उसको आप भर्जन बोलते हो। और निस्तापन क्या होता है, जिसके अंदर आपके कार्बोनेट CaCO3 दिया है, कार्बोनेट गैस होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप निस्तापन बोलते हो। चांदी और जो सोना है, और आपको कॉपर भी और जो मरकुरी भी है, कई जगह ये वाली चीजें, ये कई जगह आपको फ्री स्टेट में लिखी हुई मिलती है। देखो कई कई कभी कॉपर लिखा हो हमारे स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में कौन कॉपर पाया जाता है, तो अभी आप यस भी कर सकते हो। और ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, दोनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक आपसे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ अयस्क लिखाता हूं। मैंने यहाँ पे अयस्क वर्ड यूज किया है कि एल्यूमिनियम गैस क्या होते हैं, आयरन गैस क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको सारा बता देता हूँ उसको डिटेल से। हाँ सर, मैंने आपको बताया स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन सी धातु पाई जाती है। आपके पास चांदी है, ठीक है, चांदी, सोना, कॉपर और प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु, ये चार धातु है जो कि आपको स्वतंत्र प्रकृति के अंदर स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाती है। बट चांदी और जो कॉपर है ना, वो कई बार आपको कंबाइन अवस्था में मिलते हैं सल्फाइड और के साथ, तो फिर इनको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, प्लेटिनम भी इसके साथ ही होगी, ठीक है। देखिए कुछ अयस्क है जिसको आप ओर्स बोलते हो, अयस्क ओर्स, ओवर, यस ओर्स, और जिसको आप अयस्क बोलते हो, ठीक है। कुछ अयस्क लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इनमें से एग्जाम में मोस्टली कई बार पूछे जाते हैं, जो इंपोर्टेंट है मैंने आपको वो लिख के बता दिया है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का इसका क्या नाम होता है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, ठीक है, Al2O3 × 2S2O, ये बॉक्साइट के लिए फॉर्मूला होता है। बाकी मोस्टली आपको बॉक्साइट ज्यादा देखने को मिलता है, क्रोलाइट और कोरडम तो काफी कम देखने को मिलता है। आयरन जिसको आप लोहा बोलते हो हिंदी के अंदर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों ज्यादा मिलते हैं आपको, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। और सिडेराइट, सिडेराइट है ये, ध्यान रखना,
राइट, ठीक है। Fe2O3 और ये Fe3O4 होता है इसका फॉर्मूला। कॉपर जिसको आप हिंदी में तांबा बोलते हो, इसका क्या होता है, कॉपर पाइराइट होता है और मेलाकाइट होता है, मेलाकाइट, ठीक है। जिंक जिसका Zn होता है सैंबल, इसका Cu होता है सैंबल, इसका Fe होता है और ये क्या होता है आपके पास Al होता है इसका सैंबल, ठीक है। सोडियम का Na होता है सैंबल आपका, चांदी का Ag होता है सैंबल आपका। सैंबल आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपर तो तांबा है, इसका होता है कॉपर पायराइट और मेलाकाइट। मोस्टली ये पूछाता है क्योंकि यदि कॉपर का है तो कॉपर का नाम आते कॉपर पायराइट आप बता ही सकते हो, तो मेलाकाइट को आप ध्यान रखना, ठीक है। जिंक है, इसका एक तो ये होता है Zns, स्फेलेराइट, स्फेलेराइट होता है ये, और कैलामाइट होता है, मोस्टली कैलामाइट का पूछा जाता है, ठीक है। सोडियम में रॉक सोल्ट और एक तो बोरेक्स। कई एग्जाम के अंदर आपको बोरेक्स का फॉर्मूला बोले तो बोरेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना, Na2B4O7 into 10S2, Na2B4O7 into 10S2, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। Na2B4O7 into 10S2। चांदी जिसको आप सिल्वर बोलते हो, एर्जेटाइट Ag2S होता है, और हॉर्न सिल्वर, देखो सिल्वर तो साथ में है इसके, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। आपको ध्यान रखना ये अर्जेटाइट वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे आपने खाली हमारा एक टॉपिक रहता है संरक्षण, वो करते हैं अभी। देखिए संरक्षण जिसको आप बोलते हो कोरोजन, ठीक है। अब कोई भी मेटल कोरोड कब होती है, सिंपल सी बात है, ये मीनिंग उसको जंग कब लगता है, ठीक है। कोई मेटल कोरोड कब होगी, जब वो आर्द्र वायु के संपर्क में आती है। आर्द्र वायु का मीनिंग क्या है, जिस वायु के अंदर नमी होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्द्र वायु बोलते हो। नमी होती है मीनिंग जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है, जैसे आम भाषा के अंदर कहते हैं, जैसे ये अभी बरसात का मौसम है, ठीक है, तो बरसात के मौसम में कहते हैं वायु के अंदर नमी होती है, पानी की कुछ मात्रा होती है, तो जैसे ही ये किसी धातु के संपर्क में आती है तो उसमें क्या होता है, वो संरक्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर आपसे 2-3 धातुओं के बारे में पूछा जाता है, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर किस रंग की, किस कलर की परत वो बनती है, तो आयरन के ऊपर ध्यान रखना हल्के लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत जमती है, लाल भूरे रंग की परत जमेगी इसके ऊपर, ठीक है। एक होता है चांदी, चांदी आप घरों के अंदर सभी चांदी ज्वेलरी वगैरह यूज करते हो, बट कुछ दिन के बाद आप देखना कि वो है ना ब्लैक कलर की होने स्टार्ट होती है, जैसे आप पानी वगैरह के संपर्क में आते हैं या वायु के संपर्क में आते हैं, दोनों संपर्क में आते हैं, तो इसके ऊपर किस रंग की परत जमती है, काले रंग की परत जमती है, ध्यान रखना इसके, काले रंग की परत जमती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गोल्ड, जिसका सॉरी गोल्ड नहीं, कॉपर, तांबा। आप देखो जो इतनी वायर्स वगैरह होती है हमारे घरों के अंदर, वो तांबा, कई बार हम बोलते हैं कि कार्बन नहीं बन गया भाई वायर्स के अंदर, वो वायर वो कार्बन नहीं बनता, वो कोरोजन होता है, कोरोड होता है, उसको जंग लग जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, इसके ऊपर किस रंग की परत जमती है, हरे रंग की परत जमती है, हरे रंग की परत जमती है। ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। इसके ऊपर किस रंग की परत जमेगी, आपके ऊपर हरे रंग की परत जमती है, कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर काले रंग की, और इसके ऊपर लाल या फिर कई बार रेडिश ब्राउन भी लिखा हो जाता है, तो वो कर लेना। अच्छा मोस्टली इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है कि लोहे का जब जंग लग रहा है तो उसका फॉर्मूला कहता है, तो इसका फॉर्मूला था Fe2O3 इंटू, आप यहाँ पे NX2O भी लिख सकते हो और XX2O। एक्स का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स का यूज किया है, तो Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इंटू H2 हाइड्रेट, ओके, ठीक है। अभी चलते हैं कोरोजन, अब इससे बचाव कैसे हो जाता है वो देखिए। अब कोरोजन तो हमने पढ़ लिया कि कोरोजन क्या होता है, जैसे जंग लगता है, अब इससे बचने के जैसे ग्रीस वगैरह यूज करके, ऑयलिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, पेंट वगैरह करके हम कोरोजन से बच सकते हैं। एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मोस्टली जितनी भी आयरन की बनी हुई चीज होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है बाई गैल्वेनाइजेशन मेथड से, ठीक है। और जो आयरन होता है ना, ये प्योर होगा तो सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर 0.05% आप इसके अंदर कार्बन को मिक्स करते हो, और इससे क्या है, इसके अंदर हार्डनेस आती है, तभी जाके हार्ड होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने परसेंट मिला जाता है, 0.05% इसके अंदर कार्बन है उसको मिक्स किया जाता है, तब इसके अंदर हार्डनेस आती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आयरन के अंदर कितने परसेंट है जो कार्बन मिक्सअप किया जाता है, 0.05% है वो यहाँ पे कार्बन को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है।
और इसके ऊपर जब गैल्वेनाइजेशन होता है तो इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। अब इतना आपको पता चल गया। इसके बाद एक छोटा टॉपिक रहता है अलॉयज। अलॉयज बोलते हैं अलॉयज मिश्र धातु। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु तो मिश्रण होता है दो धातुओं से, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक धातु है और उसको आप किसी दूसरी धातु के साथ मिक्सअप करते हो तो उन दोनों के गुण आगे इसके अंदर मिल जाते हैं। अब जैसे कई बार स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, जो आजकल ग्रिल्स वगैरह जिसकी बनती है, इसमें क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन के साथ है ना, आयरन के साथ आप निकेल और क्रोमियम, क्रोमियम दोनों मिक्स करा देते हो, निकेल और क्रोमियम। क्रोमियम जब मिक्स होता है आयरन के साथ तो उसको क्या बोलते हैं, आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो, ठीक है। और जो गोल्ड है, ध्यान रखना, गोल्ड है कभी भी हमारी जो जितनी भी ज्वेलरी है वो 24 कैरेट की कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि वो काफी शॉर्ट होता है, 24 कैरेट होता है। तो इसके अंदर या तो 2 कैरेट है, या तो आप चांदी मिक्सअप करते हो जी, या फिर आप इसके अंदर 2 कैरेट क्या यूज करते हो, कॉपर यूज करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, बट जब हम ज्वेलरी पहनते हैं वो 22 कैरेट की पहनते हैं मोस्टली, ठीक है। कुछ अलॉयज है जिनके मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ब्रास है, ठीक है, ब्रास को आप हिंदी के अंदर पीतल बोलते हो। अब हमने पीतल का नाम तो सुना है कि पीतल के बर्तन भी होते हैं। पीतल बनता कैसे है, जब आप तांबे और जिंक को मिलाते हो ना, जब आप तांबे और जिंक को मिलाओगे, CU4 क्या होता है, ये तांबा होता है और ये क्या आपके पास यहाँ पे जिंक है, जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा ना तो क्या बनता है आपके पास, पीतल बनता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पीतल की जो धातु है, अलॉय जो धातु है किन किन धातुओं से मिलकर बनता है पीतल, तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रोंज जिसको आप कांस्य बोलते हो, कई बार आपने नाम सुना होगा कांस्य पदक या कांसा भी सुना होगा आपने, ठीक है, कांसा भी सुना होगा, कांसे की थाली वगैरह जो आती है, ठीक है। ये किससे बनता है, CU4 क्या होता है, कॉपर होता है, तांबा होता है, और SN4 क्या होता है, टीन, क्या बोलते हैं इसको, टीन होता है, TIN। ये एक धातु है, दोनों धातुएं मिलके ब्रोंज बनाती है। एक होता है सोल्डर, इसका हिंदी में नाम भी सोल्डर ही है, और ये किस चीज से मिलकर बनता है, लेड और टीन से मिलकर बनता है। ये लेपी भी क्या होती है, लेड, और ये क्या है, टीन, ठीक है, टीन बोलते हैं, TIN आपको, इन दोनों से मिलकर बनता है। और इसका यूज कहाँ पे कहता है, इसका जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होती है उसको, उसकी जो वेल्डिंग होती है उनको जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग के लिए इसका यूज करता है सोल्डर का, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग मैंने आपके जितने भी टॉपिक थे एग्जाम ऑफ व्यू से मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे कराए हैं, और वो टॉपिक वो मैंने आपको लाइन यहाँ पे जितनी भी है वो कराई है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे बाहर आपको मेटल और नॉन मेटल में बहुत रेयर चांस है कि आपको यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा, कभी भी कुछ इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, और आप कोई भी अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे के हुए हैं, चाहे SC ग्रुप डी के हुए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी जो अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी है, निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है धातुओं का, ठीक है, मध्य में क्रम जो धातु है वे कैसे निष्कर्षित की जाती है, और जो ऊपर स्थित धातु है वो कैसे, उनका कैसे निष्कर्षण किया जाता है। तो सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। इससे बाद आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है और आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।